हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, लेकिन साथ ही हम ये भी प्रयास करते रहते हैं कि आपका टेस्ट हो, एग्जाम हो, हर एक चीज़ की प्रिपरेशन भी आपको टाइम टू टाइम कराते रहें, आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब जैसे कि आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो हम वो उसका भी आपके लिए सोल्यूशन लेकर आ गए भाई। देखिए क्या है, अब इसकी प्रिपरेशन में आप जो है लास्ट कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखते हैं, क्वेश्चन पेपर्स को भी देखते हैं कि भाई किस तरीके से लास्ट पहले सीबीएसई में पेपर्स में पूछा जाता रहा है। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो भी है क्या है, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन, यानी कि चैप्टर वाइज हम आपको करा रहे हैं कि हर चैप्टर में पिछले 10 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 2। उसके गद्य खंड का अध्याय है पाठ संख्या 5, गांधी नेहरू यासासेर अराफात। तो इस पाठ से पिछले 10 सालों यानी कि 2022 से लेकर 2013 तक इनमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पाठ से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो प्रश्न है, भीष्म साहनी के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली की दो प्रमुख विशेषताएं सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न हमसे 2019, 18, 15, 14, 13 यानी कि पिछले 10 सालों में कई बार पूछा गया। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सालों पे, 10 सालों में, 5 सालों में तो ये प्रश्न पूछा ही गया है। तो इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी भाषा शैली की विशेषताएं। तीनों चीज़ें ही हम करेंगे। तो उनका जन्म भीष्म साहनी जी का 1915 में हुआ और उनकी मृत्यु हुई 2003 में। बहुत ध्यान से सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं। क्या है, भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के प्रगतिशील कथाकारों में प्रमुख हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। अब ये देखिए यहाँ पर 2015, उस समय इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान भारत का ही जो हिस्सा है वो था, तो इसलिए इनका जन्म एक तरीके से भारत में ही माना जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पंजाब विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। भीष्म साहनी ने व्यवसाय तथा अध्यापन का कार्य किया। वे पत्रकारिता तथा नाट्य मंडली इप्टा आज से भी जुड़े रहे। उनके बड़े भाई बलराज साहनी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे। अंततः वे दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में स्थायी रूप से अध्यापन कार्य करने लगे। उन्होंने विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मासिकों में अनुवादक के तौर पर कुछ वर्षों तक कार्य किया। नई कहानियां पत्रिका का संपादन भी किया। भीष्म साहनी प्रगतिशील लेखक संघ तथा एफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी संबद्ध रहे हैं। तमस भीष्म साहनी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। आप सभी जानते हैं तमस पे धारावाहिक भी बना था। इस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली की हिंदी अकादमी ने भीष्म साहनी को शलाका सम्मान से सम्मानित किया। भीष्म साहनी का निधन वर्ष 2003 में हुआ है। तो इनको बहुत ही ज़्यादा, इनकी जो रचनाएं रही वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। तो देखिए चलिए रचनाएं भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, रचनात्मक गतिविधियां हैं। भीष्म साहनी की प्रमुख कृतियों में उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक इत्यादि शामिल है। उन्होंने अलग अलग विधाओं में, साहित्य की अलग अलग विधाओं में लेखन कार्य किया है। तो अब देखिए क्या है उनके द्वारा रचित निम्नलिखित कृतियां। भीष्म साहनी के उपन्यास, सबसे पहले उन्होंने उपन्यास है झरोके, कणियां, तपस, बसंती, मैयादा आस की मांडी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि हैं। कहानी संग्रह देखिए क्या है, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, वांडचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन आदि, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। नाटक इनके रहे माधवी, हनूश, कबीरा खड़ा बाजार में और मुआवजे। अब इनकी बाल कहानियां जो बच्चों के लिए रही, गुलेल का खेल, और आत्मकथा जो उन्होंने अपने लिए लिखी, अपनी ही जीवनी लिखी उन्होंने, वो था आज के अतीत। तो ये इनकी रचनात्मक गतिविधियां रही हैं। अब आ जाते हैं इनकी भाषा शैली की विशेषता पर। बहुत ही सरल और सहज भाषा में इन्होंने लेखन कार्य किया हुआ है। मैंने खुद ने इनकी बहुत सी रचनाओं को पढ़ा भी है। भीष्म साहनी की भाषा में उर्दू तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग विषय के साथ आत्मीयता का भाव भरते हैं। उनकी भाषा शैली मोहक है। वे छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से प्रभाव तथा रोचकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। संवादों का प्रयोग वर्णन में ताजगी उत्पन्न करता है। उनकी भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है जो विषय को प्रभावी बनाता है।
भीष्म साहनी का हिंदी साहित्य में विशेष योगदान है। वे बहुमुखी प्रतिभा के कहानीकार एवं साहित्यकार थे। अपने साहित्य अर्थात कहानी, उपन्यास, नाटक के माध्यम से उन्होंने समाज के निम्न एवं पिछड़े हुए वर्ग की समस्याओं को उजागर किया है। ऐसा वर्ग जो बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड में रहता है, हमेशा बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता रहता है, ऐसे वर्ग को उन्होंने उभार कर सामने रखा है अपनी कृतियों में खास तौर से। तो उनमें क्या है, जो स्ट्रगलिंग लोग होते हैं, इनकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, कैसी भावनाएं होती हैं, सभी कुछ बहुत ही अच्छे से निकाल कर उन्होंने रखा है। अब हम आते हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पे, यानी कि पूरा जो हमारा पाठ है उस पर आधारित जो प्रश्न रखे गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है पहला प्रश्न। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में लगभग एक चीज़ पूछी गई, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है और ये अलग अलग सालों में भी पूछा गया है। भीष्म साहनी के लेख के आधार पर यासिर अराफात के आतिथ्य पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 और 13 में। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं 2 घटनाओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया सन 2015 और 14 में। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जब लेखक गए थे अराफात से, तो उन्होंने, अराफात जी ने बहुत ही अच्छे से जो है उनका आतिथ्य सत्कार किया था। एक तो उनको भोज पे बुलाया था, तो उन्हें किस तरीके से शहद वाली चाय बनाते हैं, उनको फल काट के देते हैं, सारी चीज़ें ये थी। तो दूसरी तरफ वो था कि जब वो गुस्ल खाने जाते हैं तो बाहर से निकलते हैं तो ये टॉवल लिए अराफात जी खड़े रहते हैं कि हाँ लीजिए, हाथ पोंछ लीजिए। इतना बड़ा आदमी और भाई वॉशरूम के बाहर टॉवल लेके खड़ा रहेगा कि भाई निकल रहा है व्यक्ति हमारा गेस्ट, वो उसके हाथ पोंछवाएंगे, तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो देखिए इसे हमने 2 पॉइंट्स में लिखा है। लेखक को भोज के लिए आमंत्रित किया गया था। लेखक और उनकी पत्नी जब वहां पहुंचे तो उनका स्वागत यासिर अराफात ने किया। वे लेखक और उनकी पत्नी को चाय की मेज तक ले गए। लेखक और उनकी पत्नी को अपने हाथ से फल छीलकर खिलाए, शहद की चाय पिलाई और उनकी उपयोगिता के विषय में भी बताया कि शहद की चाय कितनी उपयोगी होती है, ये चीज़ उन्होंने बताई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। क्या है, एक बार लेखक को गुसलखाने जाने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने स्वयं गुसलखाने का अनुमान लगाया और वहां चले गए। लेकिन जब लेखक गुसलखाने से बाहर निकले तब यासिर अराफात तौलिया हाथ में लिए लेखक की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुसलखाना मतलब वॉशरूम, तो मतलब वो वॉशरूम के बाहर खड़े टॉवल लेके उनका वेट कर रहे थे कि बाहर निकलेंगे तो हाथ जो है वो वाइप करने के लिए उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए वो टॉवल लिए बाहर खड़े थे। तो इतना बड़ा आदमी जो ये सारे काम कर रहा था, तो ये उनके आतिथ्य सत्कार की भावना ही प्रकट करती है। प्रश्न संख्या 2 है, सेवाग्राम में लेखक को क्या अनुभव हुआ। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 में। लेखक अपने बड़े भाई बलराज साहनी जी से मिलने के लिए सेवाग्राम गए थे। वहीं पर गांधी जी से भी इनकी मुलाकात हुई। तो वहां पे उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, किस तरीके से मॉर्निंग वॉक पे वो गांधी जी के साथ जाते थे, गांधी जी किस तरीके से लोगों की हेल्प करते थे, बातों को सुनते थे, ये सारी चीज़ें जो उन्हें वहाँ पे अनुभव हुई वो आपको यहाँ लिखनी है। देखिए क्या है, लेखक सेवाग्राम में 3 सप्ताह तक रहा। वह प्रायः प्रतिदिन सुबह गांधी जी की टोली के साथ घूमने जाता और शाम को प्रार्थना सभा में भी पहुंचता, जहां सभी आश्रमवासी होते थे। वहीं उसने कस्तूरबा गांधी को भी देखा, जो उसे बिल्कुल अपनी मां जैसी लगती थी। लेखक को वहां जाने माने देशभक्तों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान और राजेंद्र बाबू शामिल थे। इनमें से लेखक ने पृथ्वी सिंह आजाद का अनुभव सुना कि किस प्रकार से हथकड़ियों सहित चलती ट्रेन से कूदकर अंग्रेजों की कैद से सुरक्षित भाग निकले और अंग्रेजों से बचने के लिए ही गुमनाम रहकर कई वर्षों तक अध्यापन कार्य करते रहे। तो भाई वहां बहुत सारे देशभक्त आते थे, तो कहीं ना कभी ना वो सब अपने किस्से सुनाते थे कि भाई अंग्रेजों को हमने कितना नुकसान पहुंचाया या उनकी कैद से कैसे भागे। तो ये सारी चीजें भी वो सुन के बहुत ही प्रफुल्लित हुआ करते थे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। क्या दिया है, भीष्म साहनी के संस्मरण में उस प्रसंग का उल्लेख है जब पंडित नेहरू ने एक धार्मिक कथा सुनाई। कहानी का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए कहानी में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2013 में। तो उन्होंने नट का जो परफॉर्मेंस है, जो उसने मदर मैरी के सामने चर्च के अंदर जाके किया था, और मदर मैरी खुद उतर के आके उसका पसीना जो पोंछ रही थी, ये एक कथा थी जो उन्होंने सुनाई थी। ठीक है, वो हमको यहाँ पर लिखनी है।
क्या देखिए, बाजीगर के प्रसंग में बताया गया है कि पेरिस में क्रिसमस के दिन एक गरीब बाजीगर गिरजाघर में जाकर माता मरियम के चरणों में प्रार्थना करता था, परंतु उसके पास ना ही उपहार खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही गिरजाघर में जाने योग्य कपड़े। ऐसी स्थिति में उसने अपने कला कौशल के आधार पर माता मरियम के सामने अपने करतब दिखाकर प्रार्थना करने का निर्णय किया और सब लोगों के चले जाने के बाद माता मरियम की मूर्ति के सामने तरह तरह के करतब दिखाए। तो भाई जो वो कर सकता था उसने वो चीज दिखाया। करतब करने के कारण वह पसीना पसीना हो गया। जब पादरी उसे गिरजाघर से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा, तभी पादरी ने देखा कि माता मरियम की मूर्ति मंच से नीचे उतर आई और बाजीगर यानी नट के पास पहुंचकर उसका पसीना पोंछते हुए उसका सिर सहला रही थी। अब देखिए, माता मरियम की जो मूर्ति बनी थी पत्थर की, वो खुद उतर कर आई थी उस नट की जो है पसीने को पोंछने के लिए। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि आस्था और श्रद्धा प्रकट करने के लिए धनी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मन में सच्ची लगन और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो भगवान की आस्था हो, अपना कार्य हो, कोई भी चीज हो, हमें अपने पूरे सच्चे मन और लगन से अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वो हमेशा स्वीकार्य होता है, हम हमेशा सफल होते हैं। ये कहानी हमें यही सीख देती है। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा धनी हैं तो ही ईश्वर आपकी बात सुनेंगे, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी नहीं है, भगवान क्या होते हैं? आस्था के भूखे होते हैं, भक्ति के भूखे होते हैं। बस आप उनको आस्था, भक्ति और वो प्रेम दीजिए, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इस पाठ में जितने भी पिछले 10 सालों में प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने आपके सामने रखे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न था, जहां पर भीष्म साहनी जी का जीवन परिचय था, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली वो हर साल में पूछा जा रहा है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी और भी चैप्टर बाकी हैं गद्य खंड के, उनको लेकर मैं फिर से आऊंगी आपके लिए और साथ साथ हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।